बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। कल यौम दफ़ाए पाकिस्तान के मौके पर आर्मी चीफ ने अहम तरीन बयान दिया है कि कुछ लोग पाकिस्तान मुखालफ अनासर के हाथों में खेल रहे हैं और किसी गिरोह को भी हथियार उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये बड़ा अलार्मिंग और बड़ा सेंसिटिव बयान है। पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अहम मौजू है वो अफ़गानिस्तान। क्या अफ़गानिस्तान की जो आइंदा हुकूमत है वो कंसेंसस से बन रही है? कब बन रही है? ख्याल ये है कि 9 तारीख को अफ़गान हुकूमत जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो जाएगी। और क्या मुल्क में रूल ऑफ लॉ है? आज ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वहाँ एक तकरीब में जब ख़िताब किया तो यही दोनों ने इरादा ज़ाहिर किया है कि मुल्क सिर्फ तरक्की अगर कर सकता है तो रूल ऑफ लॉ अगर इम्प्लीमेंट हो, यानी तकरीबन तमाम लोगों को एक ही जैसा इंसाफ मिले तभी हो सकता है। और चौथा हमारा मौजू रहेगा कि क्या कबल अज़ वक्त इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त पंजाब के दौरे पर हैं और बड़ी तेज़ी से यानी मुख्तलिफ ज़िलों में अपनी कंपेन भी कर रहे हैं और हुकूमत पर गोलाबारी भी कर रहे हैं। ये हमारे मौजू रहेंगे। हमारे साथ अब्दुल्ला मलिक साहब मौजूद हैं और सलमान परवेज़ साहब हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, हमीद गुल साहब के जो बेटे हैं वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहेंगे और मार्शल एजाज मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अब्दुल्ला मलिक साहब, स्टार्ट हम ये उससे लेते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त पंजाब के दौरे पर हैं। सिंध में उन्होंने बताया है कि जिस तरह सिंध में तरक्की हुई है इस तरह हम पंजाब में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं नेक्स्ट। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा वफाकी हुकूमत भी और पंजाब में भी जाला ही आएगा। कहाँ तक ये है कि क्या इलेक्शन तो अभी 2 साल बाकी हैं, तो इतनी तेज़ी से कौन सी तब्दीली वाक़या हो रही है? इकबाल शाह साहब, यकीनन आपने बिल्कुल सही कहा कि बिलावल भुट्टो साहब, जब आपको याद होगा कि आज़ाद कश्मीर की कैंपेन, इम्पोर्टेंट कैंपेन छोड़कर यूनाइटेड नेशन के दौरे पे, अमेरिका के दौरे पे चले गए थे, तो बहुत सारी क्यासें राई हुई थी कि शायद उन्हें अमेरिकन हुकूमत की तरफ से कुछ इस किस्म के इशारे मिले हैं कि अगली हुकूमत आपको दी जा सकती है। और फिर वो गए भी और वहाँ पर उन्होंने कई लोगों से मुलाकातें भी की और उनकी जो रवानगी थी वो कई दिनों तक हमारे जो चैनल्स हैं, आप बज़ाते खुद आपके भी वो ज़ेर बहस रही कि वो किस मकसद के लिए आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन मुहिम छोड़कर जो कि वो उसको लीड कर थे, काहे के लिए गए हैं। एक तो ये है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो मरूजी हालात होते हैं वो भी इशारा देते हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है। देखिए, बिलावल भुट्टो साहब ने पहले आपने कहा अमेरिका, आपको पता अमेरिका कब उन्होंने अचानक वहां यानी जाने का कसद किया कि जब अमेरिका ने पाकिस्तानी हुकूमत से अड्डे मांगे और एब्सोल्युटली नॉट कहा गया, तो कुछ सियासतदानों ने इस मौके से फायदा उठाने की कोशिश की कि इस वक्त इमरान खान अनवांटेड शायद हो चुके हैं और अमेरिका से NOC ले लेते हैं। क्या ये हमारे सियासतदान है कि पहले अमेरिका से NOC लेना जरूरी है? देखिए, बदकिस्मती की बात यह है कि ये ऐसा, जैसे हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट किसी के सर पर हाथ नहीं रखती वो हुकूमत में नहीं आता। ऐसे ही अब जो इंटरनेशनल कूदते हैं, ये भी ऐसा हमारे जैसे जो खित्ता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में यकीनन ऐसा होता है कि जो इंटरनेशनल फोर्सेस होती हैं उनका अमल दखल बिल्कुल होता है। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इस किस्म के हुकूमतें वो बदला करते हैं। माजी में चूँकि ऐसा हो चुका है, लिहाजा हम चूँकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस किस्म की जो होती हैं खबरें हेयर से, उस पर ये चलता है। दूसरी पता अहम बात ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने सिंध का, अंदरूनी सिंध का तो नहीं, जो रूरल अर्बन सिंध है उनका दौरा किया। अभी वो गुज़श्ता 3-4 दिनों से जो लाहौर में भी परवेज़ अशरफ साहब जो प्रेसिडेंट बने हैं सेंट्रल पंजाब के, उनको रैली निकाली है। हाँ जी, लिबर्टी में मैं गुजरा था तो वहाँ लोग इतनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन चले हम कह सकते हैं कि उन्होंने जालों को मुतहर्रिक ज़रूर किया। देखिए, एक और भी बात यह है कि जो आने वाले वक्त है वो बड़ा क्रिटिकल है। पहला कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ शायद उनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा 2022 में, और 2022 में ही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक नए चीफ जस्टिस आएंगे। तो और जो दबे लफ्जों में हमारे गुजरा भी इदारों के सरबराह तो अपने टेन्योर के बाद नहीं होते हैं, लेकिन उससे फ़र्क तो पड़ता है कि आने वाले अपनी पॉलिसियाँ होती हैं, वो क्या इसके सब साथ चलते हैं या नहीं चलते, या अपने इदारे को न्यूट्रल रखते हैं। ये तो नहीं कहीं कि पाकिस्तान का एक माइंड सेट है, हमारी एक परसेप्शन बन जाती है कि एक आदमी अगर बहुत ज़्यादा इत्मीनान से, भले वो उसको कहीं से कोई साइन ना भी हो, आसरा ना भी हो, तो वो कौम को ये बताने में कामयाब रहे कि हम आ रहे हैं, तो लोग सोचना शुरू करते हैं कहीं ना कहीं से इनको इशारा है
तो इस परसेप्शन को आगे बढ़ा के लोगों के जो इमोशंस हैं वो अपनी तरफ कर नहीं। बाद का ऐसा भी होता है कि जो जीरक सियासतदान होते हैं, जो हुकूमत की जो ग्रे एरियाज होते हैं, उनको फायदा उठाते हैं। मसला इस वक्त कोई शक नहीं है कि मौजूदा हुकूमत की जो परसेप्शन है, परसेप्शन कहते हैं, वो कितनी अच्छी नहीं है। लोग महंगाई के हवाले से या टेलीविजन चैनल जी परफॉर्मेंस भी बेहतर नहीं है, उसका वो फायदा उठाती है। देखें ना, जो जहां आप कहते हैं ना स्ट्रक्चरल चेंजेस बड़ी देर पा होती हैं, उसके लिए एक कंसेंसस चाहिए होता है, उसके साथ जो अपोजिशन के लोग हैं उनको आप साथ मिलाकर चलते हैं। तो बदकिस्मती से मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ये एक सीरीज है कि पीडीएम से निकलना जो है ये इब्तदा थी, कहीं उनको ये पता चल गया है कि मुस्लिम लीग नून अब नेक्स्ट नहीं है। देखिए जरदारी साहब बड़े जीरक सियासतदान है, यकीनन उन्होंने जो किया बेहतर फैसला किया कि जो पीडीएम है ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की सूरत में जा रही है। और टकराव में उनकी तो हुकूमत थी सिंध में, तो उनको नुकसान था, उनको खोने के लिए सिंध की हुकूमत थी, और जो पीडीएम है उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, उनके लिए पाने के लिए था, लिहाजा उनको कोई नुकसान नहीं होता। लिहाजा जरदारी साहब ने अच्छी चाल चली और अपने पत्ते भी संभाल के रखे, और उन्होंने मरियम को भी इन्होंने बाई इलेक्शन में लेके गए, सीटें जीती उसमें नून लीग। बाई इलेक्शन के अलावा जो आपको पता है कि नून लीग बड़ी क्रिटिक्स रही है माजी में मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, नवाज शरीफ साहब खुद, लेकिन उनकी सफजादी मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पे भी गई हैं, उन्होंने वहाँ माजरत भी की है, एड्रेस भी किया है। तो ये एक कामयाब सी सफारतकारी जनाब जरदारी साहब की, और उन्होंने फिर बाद में वही पता खेला जो नवाज शरीफ साहब ने उनके खिलाफ खेला था। अब देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जिसको सब शेख रशीद साहब बयान देते रहते हैं, या इलेक्शन रिफॉर्म हो रही हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मशीन का जो जिक्र हो रहा है, ये एक उस जो सवाल की तरफ आपकी तरफ पेशा खैमा जरूर है कि शायद कबल इलेक्शन हो सकते हैं, इसलिए कि जो मौजूदा बजट था वो भी कुछ पॉजिटिव था। और आने वाला अगर हुकूमत देर पा रहती है तो हुकूमत के पल्ले में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि हुकूमत के इतनी कोई कामयाबियां नहीं है इस फ्रंट पर। हुकूमत इस वक्त जो डेवलपमेंट की तरफ बड़ी देर बाद तवज्जो दी है, उसी डर का नतीजा है कि फौरी तौर पर कोई काम करना चाहिए। नहीं इकबाल शाह साहब, ये आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देखिए पाकिस्तान में कभी भी डेवलपमेंट के ऊपर वोट नहीं मिला। आपने देखा है कि अगर डेवलपमेंट पे वोट मिलता तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी विजिबल डेवलपमेंट की थी। उनका ये अपना एक माइंडसेट भी था कि चीजें नजर आनी चाहिए। वो दबे मॉडल पे चलते रहा, जैसा कि आपने देखा कि मेट्रो, ऑरेंज लाइन, वो बहुत सारे, आपको याद होगा कि आप तो खुद इसमें रहे हैं कि जब ऑरेंज लाइन का मसला था तो पूरे का पूरा कैबिनेट में जो उनकी जो कोर किचन कैबिनेट थी, ये तय हो गया कि वो अंडरग्राउंड बनेगी। आखिर में उन्होंने जब सारी चीजें फाइनल हो गई तो सवाल किया कि देखिए ये नजर कैसे आएगी, तो उन्होंने कहा जी जो नीचे है वो कहाँ, कह नहीं ये ऊपर होनी चाहिए, लोगों को पता चले कि हमने ये चीजें की हैं। देखिए अगर डेवलपमेंट को वोट भी मिलता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत के डेवलपमेंट भी नहीं हमारे साथ मौजूद है, बड़ा है मौजूद है आज का। तो ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। तो कल यौम दफा पाकिस्तान के मौके पर आर्मी चीफ ने जो बात किया, उन्होंने ये जो कहा कि कुछ लोग पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के हाथों में खेल रहे हैं और किसी ग्रोह को भी हथियार नहीं उठाने दिए जाएंगे। ये कौन सी खबरें हैं? क्या कोई समथिंग कोई कारपेट के नीचे चल रहा था जिसको वार्निंग दी गई है? बहुत बहुत शाहिद साहब, देखिए पाकिस्तान के अंदर जो धमाके होते हैं, ये जो अपना जॉर्ज टाउन में जो मामला हुआ, हाँ जी, उसकी जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसके अंदर जो लोग निकले वो सारे पाकिस्तानी थे ना। ठीक है। दुबई में नौकरी कर रहे थे, यहाँ आके उन्होंने ग्रुप तश्कील दिया। फिर जो BLA और BRA बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसके जो हेड है हरबियार मरी हो गया या गुलजाद हो गया, और उनके साथ साथ परसों भी कोयटा में एक धमाका हुआ। तो वो जो करने वाले हैं वो तमाम के तमाम जो है पाकिस्तानी वो हैं जिनको आप जिनके बहुत सारे आपके ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो है वो जाके मिसिंग पर्सन का केस रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जब चाइना की एम्बेसी पे हमला हुआ था तो उसमें जो लोग मारे गए थे उनमें से 2 लोग वो थे जिसका मिसिंग पर्सन का केस आप लड़ रहे थे इस्लामाबाद के बलोचिस्तान के। उसके साथ साथ अगर आप गौर करें और देखें कि ये PTM जो है पश्तून मूवमेंट जो उन्होंने बनाई है पश्तून के नाम पे, वो जो पश्तून मूवमेंट का हेड है वो दोनों कौन, दावड़ और वो मंजूर पश्तीन, और वो जाके वहाँ पे इंटेलिजेंस के चीफ से मिलकर तस्वीरें नहीं खिंचाते थे, अमर साले से नहीं मिलते थे, पेड एजेंट है वो। उनको बाकायदा तौर पर CIA ब्रीफिंग किया करती थी, उनके बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग सेशन चले। फिर कनाडा में जाके वो लड़की जो रह रही थी जो अपने फ्लैट में मरी पाई गई, क्या नाम था उसका, गुलजार क्या,
वो कौन थी? वो भी पाकिस्तानी थी ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थी, वो थी बलोच ऑर्गेनाइजेशन, जो कहते हैं कि जी बलोच को आजाद कराओ और ये कराओ और वो कराओ। तो ये तो, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो कोई अपनी टांग पे फायर करवाता है और वो कहता है कि जी मेरी आईसी ने मेरी टांग पे फायर कर दिया, वो जाके बीबीसी को वो लोग अपना इंटरव्यू देते हैं। नहीं ब्रिगेडियर साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि देखो मिसिंग जो पर्सन है वो कई दफा पकड़े गए, कई दफा मारे गए, लेकिन पाकिस्तान में कई मीडिया पर्सन ने भी उनको इतना हाईलाइट फॉर सम रीजन, यानी प्लांटेड जो लोग होते हैं, किया और बदनाम हुआ पाकिस्तान। ये वार्निंग किस तरफ है? ये वार्निंग से उन्हीं लोगों की तरफ है, यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, जो अपनी टांगों पे गोलियां मारते हैं, मरवाते हैं गोलियां, और उसके बाद जाके केस करते हैं और कहते हैं कि जी हमारे फलाने ने गोली मारी। मारता है अताउल्लाह मैंगल, वो मैंगल मारता है, जावेद मैंगल मारता है, और उसका जो इल्जाम है वो आईएसआई पे फेंक रहे होते हैं। जब उनको कहा जाता है कि क्या रियासत में ये जिम्नी सा है कि रियासत जो है वो इस तरह इन लोगों को टारगेट करती रहेगी, और फिर बल्कि अब तो कारोबार बन चुका है कि कई लोग तो इस पर बाकायदा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि खुद ही एक दिन गायब हो गया और फिर शोर मचाया, या किसी ने उठा लिया या लिबर्टी चौक में जाके छोड़ दिया। उठाने वाले भी तो सब स्टैंडर्ड ही काम करते रहे ना, 2-4 केस ऐसे हुए हैं। बात यह है कि बादशाह साहब तो टॉलरेट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एक टॉलरेंस की फिजा है जहाँ पे एजेंसियां अपने ऊपर क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त कर लेती हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं करती कि एक तमाशा ना बने दुनिया में। इस यहाँ पे तो वो लोग भी हैं, प्रोफेसर हैं, और बैठ के टेलीविजन चैनल पे पाकिस्तान की वहदत के खिलाफ बात करते हुए कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, और चैनल भी उनको बुला के जो है वो बड़ा तसल्ली में। अच्छा, आज मुलाकात की है ब्रिगेडियर साहब वज़ीर आज़म के साथ, वज़ीर ख़ारजा ने भी स्पेशली, क्योंकि नॉर्मल नहीं थी, और वज़ीर दाखिला ने भी। जो चमन बार्डर और हमारे जो बार्डर के ऊपर दबाव है इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ से, हालांकि उनमें खतरा भी मौजूद रहता है, रोकने के लिए भी कोई पॉलिसी इतनी सख्त हम नहीं कर सकते, इस पर क्या कहेंगे? यहाँ बिल्कुल प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसमें बोलक की तरफ से भी प्रेशर है और पेशावर की तरफ से भी आपके ऊपर प्रेशर है। अब वो प्रेशर पाकिस्तान ने सस्टेन भी किया है कि कुछ लोग हैं जो आपको हवाई जहाज के जरिए PIA की फ्लाइट्स लेके आई, वो पाकिस्तान के अंदर आए, हमने इसको एक्सेप्ट किया कि हमने उन्हें रखा है, और उनको 10 दिन रखेंगे, 12 दिन रखेंगे, 20 दिन रखेंगे, उनको वीजा देंगे वो बाहर। अब एक ऐसी कैफियत है जिसमें वो जो कहते हैं ना, जाए मानदन न पाए रफ्तन वाली बात है कि अगर आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे पाकिस्तान ने 2 दिन के लिए बॉर्डर बंद किया तो ह्यूएन मचाई मचाया गया, आपको पता है ह्यूएन क्राइम मचाया गया, आपको पता है टर्की ने अपनी बॉर्डर के ऊपर एक दीवार बना ली है कि जितने अफगानिस्तान से महाजरीन आएंगे वो उसके पार रहेंगे, उनको अंदर नहीं आने देंगे। हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है कि जी आप इनको बर्दाश्त करें। आगे आप इतने सारे महाजरीन को लेके चल रहे हैं जिनकी वजह से आपके मुल्क के अंदर बहुत सारा, कुछ खबरें ये हैं कि लोग काफी तादाद में आ भी चुके हैं, उसको यानी किस तरह उनको रजिस्टर्ड करेंगे और कौन सा डाटा हमारे पास होगा, कौन कौन लोग उसमें आ रहे हैं, वापस कैसे भेजेंगे, ये भी तो एक है। अब ऑर्गेनाइज फोरम बनाए तो रजिस्टर करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ईरान ने क्या किया था, उनसे सबक सीखे, जितने महाजरीन गए थे उन्होंने बॉर्डर से 2-3-4 किलोमीटर दूर रोक के वहां उन्होंने उनके लिए हटमेंट्स और एक कैंप बना दिया था, और उसके बाहर उन्होंने पूरी दीवार बिछा के गेट बना दिए थे। उन्होंने कहा था जी आपको शहरों में जाने की इजाजत नहीं है, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन दिस कैंप एंड यू कांट गो आउट। हमने क्या किया, ज़ियाउल-हक साहब का जमाना था, हमने कहा जी महाजरीन आ रहे हैं, हम अंसार हैं, तो आज ये कहीं भी जाएंगे, हम इनको इस्लामाबाद में बसाएंगे, लाहौर में। उन्होंने तबाह करके रख दिया पाकिस्तान की सियासत को भी, पाकिस्तान की माशियात को भी, पाकिस्तान के सोशल। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं अफगानिस्तान में जो नई हुकूमत बनने जा रही है, क्योंकि एक तो बड़ा तारीखी वाक़यात हो रहे हैं, इसको इत्तफाकत कहें या बाकायदा तौर पर इसको मैनेजमेंट कहें, कि 15 अगस्त यानी इंडिया का जो यौम आज़ादी है, उस वक्त काबुल में दाखिल हो रहे थे फातहाना तरीके से तालिबान, फिर 6 सितंबर को 5 शेर हो गया, और 9/11 जो जिसके वजह से अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी गई, उस हुकूमत बनने जा रही है। क्या हुकूमत मुस्तहकम बन सकेगी, और कोई दो कौन कौन से मुल्क इसको तस्लीम कर सकते हैं? तो आप देखिएगा, इस वक्त सिर्फ एक प्रजम्पशन पे बात कर सकते हैं और इंडिकेशन पे बात कर सकते हैं। दुनिया के अंदर से जो इंडिकेशन आ रही है, चाइना की तरफ से इंडिकेशन आई, रशिया ने आज कहा है कि जी अगर ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे तो हम तस्लीम कर लेंगे। मालियाती अदारे कह रहे हैं, UNO की काउंसिल कह रही है कि जी आप इनको मदद दें, मालियाती मदद दें ताकि ये हुकूमत चल सके, और बरतानिया कह रहा है कि जी हम सोचेंगे तो चाइना, टर्की
या ईरान ये भी कह रहे हैं कि जी हम अगर एक पॉलिटिकल सेटअप सामने आया तो हम उसको तस्लीम करते। तो ये पेचीदगी कहाँ है जी? पेचीदगी कहाँ है? पेचीदगियां तो अफगानिस्तान में तालिबान के अंदर है ना। देखिए, तालिबान आए हैं एक किसी प्रोसेस के थ्रू नहीं आए हैं, बल्कि आप उसको जानने ना चाहे एक मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू आए हैं। ठीक है। उन्होंने कोई कब्जा शब्जा नहीं किया है। दे हैव टेकन बैक देयर ओन टेरिटरी, और वो 20 साल हुकूमत से बाहर रहे, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ वो लोग रहे हैं। वो यूनानिमिटी, हालांकि उनके यहाँ अभी भी एक सुप्रीम काउंसिल, अभी भी एक काउंसिल भी है, शूरा भी है, 26 मेंबर है उसमें। और अखुंज़ादा साहब जो है, जो उनकी सुप्रीम लीडर है, उन्होंने कहा कि जी मैं सामने नहीं आऊंगा। वो मौलाना हसन अख्तर साहब जरा 1 मिनट हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आप जी सलमान परवेज आप देख रहे हैं अफगानिस्तान की सिचुएशन, और ख्वाहिशें कितनी भी अच्छी हों, हालात और हक़ और होते हैं। सूरत हाल वहाँ, अगर ज़बीउल्लाह उनके तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान में दरअंदाजी नहीं हम करेंगे, ना करने देंगे, लेकिन वहाँ अभी तक कंप्लीट, यानी जिसको आप मुस्तहकम हुकूमत कंट्रोल कर सकने वाली नज़र नहीं आ रही। क्या कहते हैं सर? उसमें बात यह है कि उनको अभी थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगेगा, लेकिन आप ये देखें कि वो बॉर्डर्स पे ऑलरेडी मौजूद हैं। जो हमारी बॉर्डर लाइन है, कुछ अरसा पहले, अभी 15-20 दिन पहले एक वाक़या था कि जो अफ़गान फ़ौज पहले वाली जो थी, जो पहले सेटअप में, उन्होंने पाकिस्तान चौकी पे आके तालिबान से बचने के लिए पनाह ली। तो जो बॉर्डर की सारी जो बॉर्डर की सारी चेक पोस्ट हैं वो तो ऑलरेडी उनके पास हैं, और सिक्योरिटी भी उनके पास। बॉर्डर का है ही नहीं वहाँ, नहीं इन्फिल्ट्रेशंस की, मैं इन्फिल्ट्रेशंस की बात कर रहा हूँ जी। इकॉनमी उनके पास। देखें, अब आपने तालिबान का रवैया भी देखा होगा, उनकी तकारीर भी सुनी होंगी, और वो जो प्रेस से बात करते हैं वो भी सुनी होगी। उनके रवैये में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब वो वाले तालिबान नहीं है जो एक परसेप्शन अमेरिका ने दुनिया को उनके बारे में दी थी, क्योंकि आज तक हमने उनको वैसा मौका दिया ही नहीं कभी अपने आप को बयान करने का, परफॉर्म करने का, सामने आने का। लेकिन आप देखें, उन्होंने ख़वातीन को भी कहा है कि वो काम करें। अपने जो स्किल्ड लेबर उनकी जा रही है अफगानिस्तान से, उस पर भी उन्होंने उनको कहा है कि आप वापस आएँ, हम आपको रखेंगे, कोई आम माफ़ी का ऐलान है, कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं की जाएगी। तो वो बड़े इंटरेस्टेड हैं कीनली कि अफगानिस्तान तरक्की करे। इवन देन के उन्होंने चाइना को भी कहा कि उनके साथ भी वो काम करना चाहते हैं, और चाइना भी इंटरेस्टेड है अफगानिस्तान के साथ वन बेल्ट वाले मंसूबे में। तो जाहिर सी बात है, अगर चाइना ये समझेगा कि वो सीरियस हैं, और सारी दुनिया ये समझेगी कि वो सीरियस हैं, और जो लग रहा है उनके, देखें एक्शन स्पीक जो हैं वो लाउडर देन वर्ड्स होता है। तो वो जो उनके एक्शन है अभी तक के, वो तो बिल्कुल नॉर्मल, और एक जिस तरह सारे मुल्क को में गवर्नमेंट्स हैं जो इलेक्टेड, उसी तरह का है। और उन्होंने आके कोई ऐसा बयान नहीं दिया। साथ ही है ना, ब्रिगेड साहब साथ हैं, ब्रिगेड साहब हमारे साथ हैं। जी जी बताइए बताइए। हाँ ब्रिगेड साहब, ये सलमान परवेज साहब कह रहे हैं कि वो तालिबान नहीं है। बेशक वो तालिबान नहीं है, क्योंकि ज़मीनी हक़ायक़, उनको माली मसाइल हैं, और दुनिया में बैंकों में उनके जो फंड सीज हैं, उस रिजर्वेशन भी हैं। एकदम तो पूरी दुनिया उस पर एतबार नहीं करेगी। ऐसी सूरत में पाकिस्तान आगे बढ़ के उनको तस्लीम अगर करता है तो कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हैं? तो पाकिस्तान, वो एक लफ्ज होता है, पाकिस्तान शुड फॉलो द सूट। और दुनिया जिस तरह मूव करती है, पाकिस्तान ने एक इंडिकेशन तो दे दी है। जब DGI इस्लाम अपना कल गए थे काबुल और तस्वीर आई है, तो इसका मतलब है तालिबान और ऑनलाइन को पता है कि नहीं, लेकिन तालिबान को भी ये रियलाइज है कि डिप्लोमेटिकली जिस वक्त एक हुकूमत वजूद में नहीं आ जाती, उसका ऐलान नहीं हो जाता, उसकी पॉलिसी नहीं आ जाती, उस वक्त तो आप तस्लीम नहीं कर सकते ना। इस वक्त तो हुकूमत नहीं है, इस वक्त तो तालिबान एज एन पोलिटिकल पार्टी, पोलिटिकल एंटाइटमेंट 9 तारीख को होगा ना। तो जिस वक्त तक वो नहीं हो सकता, उस वक्त तो कोई मुल्क तस्लीम नहीं करेगा, ना तस्लीम करना चाहिए। लेकिन ये जो हमारे ISA के चीफ का विजिट है, ये एक तरफ हमें तो खुशी देता है, और हम थोड़ा सा इसको अपनी कामयाबी भी समझते हैं, लेकिन इंडियन प्रोपोगंडा बहुत ज्यादा है कि पाकिस्तानी अफवाज किसी ना किसी तरीके से उनको सपोर्ट कर रही है। वो तो जो कहते हैं वो तो मैं नहीं कह रहा। गटर प्रेस है, गटर प्रोपेगेंडा है, गटर चैनल्स हैं उनके। झूठ बोलना, जो उनको कोर्ट ना करे। वहां पे कल एक उनका वो
कार्टून किस्म का जर्नैल है जो शायद मिलिट्री अकेडमी नहीं बल्कि किसी ट्रेनिंग सेंटर में से जनरल बख्शी के बख्शी, वो कल जाके बकवास कर रहा था टीवी चैनल में बैठ के कि जी मैं आपको एक खबर देता हूँ, और खबर ये है कि पंजशेर के बाद SSG के फलाने जर्नैल आए हुए हैं और 2 ब्रिगेड है। आप उसकी अकल से पूछे कि बेवकूफ आदमी, तुझे ये पता नहीं है कि फौजें जब लिफ्ट होती हैं तो किस तरह लिफ्ट की जाती है? हाँ। तो इस किस्म के बेवकूफ लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उसको उससे अपनी मूछें तो संभलती नहीं है। चलो हमें तो मजा आ रहा है ना, क्योंकि इंडियन में इस वक्त जो सफे मातम बिछी हुई है, वो इंडिया को उनको दफा करें, उनके चैनल्स को। उनकी बात ना करें, उनकी बात करना इंसल्ट है। वो गटर चैनल्स हैं, दे आर लायर्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, फरेब करते हैं, लड़ाई करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। उनकी औरतों एंकर को, औरतें जो लेडीज एंकर हैं उनको देखे उनको हिस्टीरिया हुआ है, जैसे पागल नहीं हो जाते, वो पागल नहीं है। बगीर साहब हमारे आपके साथ है ना, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तो अब्दुल्ला मलिक साहब से फिर वो सवालात निकलेंगे। नाज़रीन मौजू यही रहेगा, आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, का प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। अफगानिस्तान में अमन हो या नारकी, उसके असरात पाकिस्तान पर डेफिनेट आते हैं। अब तक आप देख सकते हैं कि 75,000 जानों का नजराना हमने पेश किया है। अफगानिस्तान का अमन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम दुआ गो भी हैं। तो अब्दुल्ला मलिक साहब, बात सही है कि जिस तरह पाकिस्तान के मतलब ये थी कि जी आइसोलेशन में चला गया है, और अपोजिशन भी ताने देती थी कि कोई हमारे वज़ीर आज़म को टेलीफोन नहीं करता, और वो फैसला जो अमेरिका को इनकार की सूरत में था, उसके असरात जो है पूरी दुनिया मान रही है। हम फैसिलिटेटर के तौर पर बड़ा आगे बढ़े हैं। क्या अभी जो टेलीफोन आ रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, इसको किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि इनको पलटने में तो कोई देर लगती नहीं है? इकबाल शाह साहब अपने बड़े साहब हमारे साथ हैं। जी अच्छा क्वेश्चन किया, और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा ब्रिगेड साहब, बड़ी गजनफर साहब को, कि उनकी बड़ी ग्रिप है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। हमें बिल्कुल इंडियन की चैनल की बिल्कुल कतन परवाह नहीं होनी चाहिए। देखिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली, जैसे हम कहते हैं ना, कश्मीर हमारी शह रग है, और पाकिस्तान और हमारा वजूद और हमारी जो आज़ादी है, कश्मीर की आज़ादी के बगैर नामुकम्मल है। हमारे चीफ आर्मी स्टाफ भी कहते हैं, हमारी हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है। ऐसे ही हमारे अफगानिस्तान के लोगों के साथ बड़े बरदराना और दीनी तल्लुकात हैं। हम एक समाज, एक कल्चर, एक रंग नस्ल से तल्लक रखते हैं, लिहाजा उनकी खुशी हमारी खुशी लाइफ लाइन है। आप देखिए तमाम जो कमोडिटीज हैं, बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर है, बंदरगाह हमारी यूज होती है। हमें देखिए, हम बदकिस्मती से, जैसे आपने पहला क्वेश्चन भी किया था कि जनरल साहब ने किसकी तरफ इशारा किया, और बड़ी वजाहत के साथ ब्रिगेडियर साहब ने बताया, उन्हीं को उन्होंने एड्रेस किया जिन्हें हमारी कामयाबियां, अपने मुल्क की कामयाबियां, अपने मुल्क के इदारों की कामयाबियां नजर नहीं आ रही, और वो दुश्मन ममालिक की सफ़ों में बैठकर उनकी खेल खेलते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं और गुण उनके गाते हैं। बिल्कुल सही कहा ब्रिगेडियर साहब ने। देखिए 15 उनके जो कौंसल खाने थे, इतना अरसा क्या करते रहे हमारे खिलाफ? हमारे 70,000 से ज्यादा जो सिविलियन है, 11 से ज्यादा हमारे सिक्योरिटी के पर्सनल, नौजवान हमारे क्रीम नहीं। जब आप इंडियन चैनल की बात करते हैं, चलो इग्नोर ही कर देते हैं, लेकिन मैं कम तर लफ्ज बोलता हूँ, भौंकते रहते हैं। ये आपने देखा किस तरह वो पाकिस्तान में शॉटिंग करते हैं। तो मसला ये पाकिस्तान, वो लेकिन इंडिया के खिलाफ बात नहीं वो करते, हमारे क्यों करते? हम तो ये कहते हैं कि उन्हें किस चीज की मिर्चें लग रही, जब पूरी दुनिया, आपका क्वेश्चन भी है, पूरी दुनिया जब पाकिस्तान के रोल को सराह रही है, हमारे पीस की बात कर रही है, फैसिलिटेशन की बात कर रही है। और जैसे आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब अमेरिका तशरीफ ले गए थे, तो उस वक्त से लेकर जब ट्रंप से उनकी मुलाकात थी, आज तक हमारा मौका बड़ा एक अहम रहा है कि जो जंगें हैं, अफगानिस्तान के मसाइल का हल नहीं है, पीस की तरफ जाना हुआ, पीस को हम प्रमोट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। और यही वो वक्त था जब अफगानिस्तान में क्राइसिस खत्म होने जा रहे थे, तो हमने दुनिया के मसाइल को अपने मसाइल समझा। हमने अपने बेसिस दिए, अपने हॉस्पिटैलिटी दी, होटल दिए, क्याम दिया, और आज इसीलिए तो आपने देखा 15 लाख IDPs को मैं बिल्कुल रेस्क्यू किया। आपने देखा कि 15 अगस्त से लेकर अब तक इंडिया की चीखें निकल रही है, और ये चीखें हम सुनेंगे इंशाल्लाह, इसलिए कि वो दुश्मन जो हमारे हर खुशी का दुश्मन है, अब दुश्मन की चीखें निकल रही हैं, तो हमें चीखें सुननी चाहिए। हमारे कौन से वो जो दोस्त हैं जो इंडिया में पीस की बात करते हैं, पीस की बात होनी चाहिए, लेकिन इस बुनियाद पे नहीं होनी चाहिए कि वो हमें हमारे नहते कश्मीरियों पर होनी चाहिए। और बात है होगा क्या,
मेरा ख्याल है कि हालात बेहतरी, जैसे हमारे ISI चीफ ने वहां जाकर कहा कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान का जो इकदाम है वो भी पीस की तरफ है और डायलॉग भी हुआ। अब अच्छी बात है कि तालिबान, अब देखें लड़ाई का इरा खत्म हुआ, अब तालिबानों ने हुकूमत साजी करनी है। हुकूमत साजी ऐसी करनी है कि जैसे हुकूमतें हुआ करती हैं, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हम किसी ग्रोह, फिरके या किसी लड़ाई वाली तंजीम को एक्सेप्ट नहीं करने जा रहे, हम वो उसको एक्सेप्ट। आपका सवाल पूछूं मैं? जी जी ब्रिगेडियर साहब, हेलो, आवाज आ रही जी? तो आवाज नहीं आ रही। तो हम इकबाल भाई, आपने इकबाल शाह साहब, हम उस हुकूमत को एक्सेप्ट करेंगे, तस्लीम करेंगे जो तालिबानों की नुमाइंदा हुकूमत, यानी अफगानिस्तान की जो भी हुकूमत बनेगी जैसे बाकी दुनिया करेगी हम भी करेंगे। हम इसलिए करेंगे कि हम पीस प्रोसेस के हामी हैं। हम चाहते, देखिए अगर अफगानिस्तान में अमन होता है, अफगानिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत होती है और 20 सालों तक अफगानिस्तान से हम पर दहशतगर्दी के जो हमले होते रहे, अगर वहाँ रुकते हैं और हम उस हुकूमत से बातचीत करते हैं, तालिबानों से बात करते हैं, सब लाइन पर हैं, तालिबानों से बात करते हैं, हम मेरे कहते हैं कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ वाकई ही इस्तेमाल हुई है, हमारे पास शवाहिद है, अगर वो इस चीज की तसल्ली देते हैं, गारंटी देते हैं कि हमारी जमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, आप हमें अपने उन लोगों का एड्रेसेस बताएं, हमें क्लू दें, हम उनके खिलाफ एक्शन करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर अफगानिस्तान का बॉर्डर कूल एंड काम होता है, मतलब फतेह और शिकस्त वाज़ेह होती है। अब भी कुछ लोग इस परसेप्शन को नहीं मानते, वो कहते हैं अमेरिका नहीं गया। ये कहाँ तक, कैसे वहाँ मौजूद हैं, यानी उनकी ख्वाहिशात हैं या वाक़अतन ऐसा उनके स्टेक सब? कई चीजें ऐसी हो, उस परसेप्शन की बुनियाद पे कहते हैं कि चूंकि अमेरिका अंदर से खुश नहीं, अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना का सरसूख इस खत्ते में रहे। और वो पहले आपको याद होगा कि एक साल तक ये डिबेट होता रहा कि अमेरिका जाने से पहले इस खत्ते में अपना नुमाइंदा इंडिया को छोड़ के जाना चाहता, इसलिए तो इंडिया की चीखें निकल रही हैं और इंडिया के थ्रू वो इस पर कब्जा करना, काबिज रहना चाहता है अपनी पॉलिसी पे। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिसियाँ तो रहती हैं, उनके असरात भी होती है। अब देखना ये है कि अब विड्रॉल के बाद अमेरिका की क्या सिचुएशन है। मैं पहले भी कहा करता हूँ कि देखिए अब हालात बदल गए हैं। आज चाइना जिस स्टेज पे खड़ा हुआ है, 2001 में चाइना उस स्टेज पे नहीं था। आज चाइना की जो इकोनॉमी है, जो उसका दिफा है, वो कहीं तक मजबूत है। अगर बरतानिया जैसा वजीर खारजा ये कहता है कि अमेरिका पावर तो है, सुपर पावर नहीं है, इसका मतलब है कि दुनिया ने तस्लीम किया है कि अब अमेरिका के हालात वो नहीं रहे। साहब क्या कहेंगे? तो हमारा ये है कि वजीर आला पंजाब उन्होंने कहा है कि अब रूल ऑफ लॉ पर अमल दरामद जो करेगा वो यहाँ रहेगा, जो डिलीवर करेगा, बिल्कुल किसी अफसर को कोई भी लिहाज नहीं किया जाएगा। इस वक्त आप देखा कि तकरीबन 6 IGs बदल चुके हैं और 4 चीफ सेक्रेटरी बदल चुके हैं। इसको किस तरह नज़र से देखते हैं कि आके आदमी का तो तारफ ही नहीं होता, वो किस तरह मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं? मैं सर ये समझता हूँ कि रूल ऑफ लॉ ये नहीं है कि जब आपके अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी और जो लीडरशिप है, जो पाकिस्तान पंजाब में सारी गवर्नमेंट है, उसमें रूल ऑफ लॉ नहीं है। IG आप जितने मर्जी बदल लें, अगर आपकी क्लियर पॉलिसी नहीं होगी, देखें IG हो नहीं, डिसिप्लिन फोर्सेज में तो ये इसलिए भी जरूरी है कि अफसरों को एतबार नहीं रहता कि ये कब कितने दिन रहेगा। नहीं सर, उस जो भी अफसर आता है, देखें उसकी एक सर्विस ट्रैक है। IG बनने के लिए उसने ही हैज टू बी सर्व 36 ईयर्स। हमारा मौजूद चल रहा था अफगानिस्तान, आपसे ही मैं सवाल करूंगा क्योंकि इस्लामाबाद से हमारे साथ लोन लाइन पर मौजूद हैं। इरमाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। वो कहते हैं फतेह और शिकस्त वाज़ेह होती है। अफगानिस्तान में जो अमेरिका को इस वक्त यानी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, उसका तो एतराफ़ बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने भी किया कि अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रही है, बड़ी ताकत ज़रूर है। अब बताइए हुकूमत फॉर्मेशन में कौन सी मुश्किलात आ रही हैं? आप जरा वहाँ बैठे हुए जरा बताइए। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इस अभी जो अफगानिस्तान में टेक ओवर हुआ है, ये एक बड़ी जो है ना वाज़े इसमें एक चीज़ सामने आई कि ना सिर्फ ये कि ये सियासी या डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अमेरिका की जो है शिकस्त है, भले वो इसको प्लान विड्रॉल का नाम दे रहे हैं या डिसएंगेजमेंट का नाम दे रहे हैं, या वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो अहदाफ थे वो हमने हासिल कर लिए हैं, लेकिन बहरहाल ये उनके लिए एक दूसरा वियतनाम है। और दूसरी बात नहीं, अफगानिस्तान के लोगों की जिद्दोजहद को फिर हम, इसका मतलब है हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे, यानी मान नहीं रहे
कि हम कहते हैं जी वो अमेरिका वैसे चला गया, वैसे चला गया। देखिए ऐसे नहीं हुआ मियां साहब। देखिए जिस वक्त 9/11 के बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया को और 56 ममालिक की फोर्सेस को इकट्ठा करके वहाँ पे इसाफ फोर्सेस बनाई और हमला कर दिया, उस वक्त तालिबान को जो है ना उन्होंने एक ऑपरेशनल या टेक्निकल रिट्रीट की। वो काबुल और बड़े शहरों से वो छोटे शहरों की तरफ चले गए और थ्रू आउट इस जंग में पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो था वो तालिबान ही कंट्रोल कर रहे थे। भले वहाँ काबुल में हुकूमत जो थी ये बात ठीक है, वो अशरफ गनी की थी लास्ट, या उससे पहले करजई की थी, और लेकिन उनका मतलब ऐसे प्रेजेंस का आप देखिए कि क्या फायदा किसी सुपर पावर को जिसमें हर वक्त हवा में जो है फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और सर्वेलेंस और एवेक्स हों, और जमीन पे वो जो है काबुल के अंदर भी बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा वो निकल ना सके। तो उन्होंने ये जंग इस तरह प्रोलॉन्ग की और कि अपने आप को एक जो है फोर्ट्रेसेस में उन्होंने जो है ना सिक्योर किया हुआ था, और उसके ऊपर भी बहुत सारे अटैक तालिबान ने किए हैं। अगर आप सारी हिस्ट्री उठा के देखें तो उनके एयर बेसिस पे हमले हुए और उनको और ये मुज़ाकरात भी अगर कह सकते हैं दोहा में, तो वो अगर किसी फरीके मुखालिफ को आदमी उस अहल समझता है तो मुज़ाकरात करता है ना, वरना कमजोर से कौन करता है। देखिए जी मुज़ाकरात जो है ना, मुज़ाकरात जो है वो इसी फर्म अंडरस्टैंडिंग पे शुरू होते हैं कि आप दूसरे फरीक को इस काबिल समझते हैं कि आपकी कोई मजबूरी या कोई ज़रूरत है जिसके तहत आप उसके साथ मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ रहे हैं। तो अब आप अगरचे वो जो है ना अपना एक फेस सेविंग के लिए वो कह रहे हैं कि जी हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में तो उसी दिन तस्लीम कर लिया था जब उन्होंने मुज़ाकरात के लिए जो है ना रास्ते ढूंढने शुरू किए थे। और पाकिस्तान को, जिसको वो कुछ अरसे के लिए बल्कि एक लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान को वो जो है ना इररेलेवेंट जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे। मार्शल साहब, इससे पहले ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी हमने यही सवाल पूछा था, हुकूमत बनने के बाद के जो मसाइल हैं उनको किस तरह समझते हैं कि हल हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो मेजर जो मुल्क हैं, कंट्रीज़ हैं, उनको उनके लिए ज़रूरी है कि तस्लीम करें, उनके साथ तल्लुकात अच्छे हों, इकानमी बेहतर हो। कैसे समझते हैं कि कब तक ये वो मुश्किलात से निकलेंगे अफगानिस्तान के लोग? देखिए जी इस वक्त मियां साहब जो है ना तालिबान के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वो वाले तालिबान नहीं है जो है ना 90s वाले। अब इनको पता है कि दुनिया में अगर हमने एक स्टेबल गवर्नमेंट के तौर पे हमने चलना है, अपने मुल्क को हमने जो है उसको लेके आके चलना है, तो हमें दुनिया की रिकग्निशन चाहिए, हमें हमारी हुकूमत की लेजिटिमेसी चाहिए, और उसके बाद ही क्योंकि वहाँ पे जितनी उनकी इकोनॉमी कोलैप्स्ड है उसको रिवाइव करने के लिए और उसको अपने अवाम को। अच्छा, इंडिया का क्या रोल होगा, क्योंकि उसके बहुत बड़े स्टेक्स हैं वहाँ, तमाम जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है वो जो अधूरी डेवलपमेंट है, अरबों रुपए की वहाँ इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने ये भी कहा कि अपना काम मुकम्मल करें आहिस्ता आहिस्ता। समझते हैं कि इंडिया दोबारा वहाँ अपने कदम जमाने में कामयाब हो जाएगा, इसके बावजूद कि वो उसका रोल वहाँ सबको पता है। देखिए वो कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि तालिबान का जो अभी तक स्टांस है और जो वहाँ पे चाइना का जो वहाँ पे रोल होगा डेवलपमेंट में, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि भारत जो है ना वहाँ पे कोई विजिबल उनका रोल होगा, लेकिन वो फॉरवर्डली भारत चूँकि मौजूद हो रहा है तो वो मैं सवाल मुकम्मल कर लूँ फिर आपकी तरफ आता हूँ, टाइम हमारे पास है। यार मार्शल साहब, अब जो आर्मी चीफ ने कल यौम दफ़ा पाकिस्तान पर ये बातें की हैं कि कुछ लोग पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के हाथों में खेल रहे हैं और किसी को भी मुल्क का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इसके पीछे कौन सा तकरीर बड़ी डीप थाट्स पर देख रहे हैं लोग? देखिए जी बिल्कुल उन्होंने जो बात की और उसके बाद जो प्रेसिडेंट ने भी बात की, तो वहाँ से हम लोग जो हैं अगर अपनी अंदरूनी सियासत में ऐसी चीज़ों को इन्वॉल्व करें कि जिसका डायरेक्ट बेनिफिशरी आपका दुश्मन हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। अगर हम इस वक्त मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करना चाहें, अगर हम अपने मुल्क की स्टेबिलिटी को मुतासिर करना चाहें, अगर हम जो है इस वक्त जो हुकूमत ने
और ना हुकूमत ने नहीं बल्कि पूरी कौम ने जो है नहीं, पाकिस्तान में एक मखसूस मजहबी तबका मौलाना फजल रहमान जो PDM के उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया है, जब वो कहते हैं कि किसी को भी असला उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इसको किस नज़र से देखते हैं कि यहाँ कोई ऐसी खबरें हैं हो सकती? देखिए जी, आपने मौलाना साहब की जो है ना असल में डेस्परेशन तो सबको पता है कि वो इस दफ़ा बड़ी लंबे अरसे के बाद जो है वो इक़्तिदार से अलहदा हुए हैं। तो ये जो इस्लामाबाद में रहना, उसमें मिनिस्टर एनक्लेव में और सारी सहूलतें हासिल करना और कश्मीर कमेटी की सरबराही, और जिसके लिए इन्होंने एक लफ्ज़ जो है लिखना या बोलना गवारा नहीं किया। कभी आप कश्मीरियों से बात करके देखें वो इनको किन अल्फाज में याद करते हैं कि इन्होंने कश्मीर कॉज को कितना नुकसान पहुंचाया। तो वो तो सिर्फ उनको तो मोहब्बत है जी को इस्लामाबाद में आना चाहते हैं किसी तरह भी हुकूमत में, और वो आइंदा इंतखाबात तक अपने आप को अलाइव रखना चाहते हैं। अगरचे पिछले इंतखाबात में उनके अपनी सीट्स भी वो नहीं सिक्योर कर सके थे, लेकिन वो बलूचिस्तान में और KP में बिलखुसूस अपना जो उनके जो जी माशा साहब बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया आपको टाइम देने का। अब्दुल्ला मलिक साहब, हम लोकल सतह पर बात करते हैं पंजाब पर कि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, बल्कि 62% है, और यहाँ की जो भी हालात बदलेंगे, हुकूमत बदलेगी तो यहाँ की परफॉर्मेंस पर, कारकर्दगी, और फिर ये है कि आइंदा इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उस पर क्या समझते हैं कि इस परफॉर्मेंस में PTI नेक्स्ट इलेक्शन में क्या दिखाने जा रही है? देखिए इकबाल शाह साहब, जो जहाँ तक आप हम पंजाब की बात कर लेते हैं, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज़्यादा सीटें भी 148 यहीं पर हैं, और यही सूबा हुकूमत की फॉर्मेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। बदकिस्मती से हमारे जो पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उस्मान बुज़दार साहब, हमारे वज़ीर आला हैं, उनको इस सूबे की अवाम ने और ना ही PTI की अपनी क़यादत ने दिल से एक्सेप्ट किया है। कोई भी PTI की जो निचले लेवल की लीडरशिप है उनको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि उस्मान बुज़दार साहब ने PTI के साथ कोई इतना काम नहीं कि वो इलेक्शन में नमूदार हुए, उनको टिकट मिला और वो जीत गए। इमरान खान साहब एक बैकवर्ड एरिया से एक ऐसा चीफ मिनिस्टर लाना चाहते थे जिसका दामन साफ हो। कोशिश तो उन्होंने बड़ी अच्छी की थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब इस किस्म की परफॉर्मेंस नहीं दे सके जिस किस्म की परफॉर्मेंस जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब दे रहे थे। अभी आपने एलिगेशन में तो ज्यादा है, इस पर अभी एलिगेशन तो नहीं है, वो अलग बात है, वो हम एलिगेशन की बात नहीं करते, हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। दूसरी अहम बात यह, वो कहते हैं सड़कें सबसे ज्यादा हमने बनाई। दूसरी अहम बात यह है कि आप सही कह रहे हैं, दूसरी अहम बात यह है कि ये चौथा चीफ सेक्रेटरी बदलने जा रहा है और 5वां IG पंजाब, छठा IG पंजाब। देखें तब्दीली जो होती है इंतजामिया की वो कोई डेवलपमेंट का या उसका शाखाना नहीं होती, बल्कि ये बदकिस्मती होती है कि आप अच्छे अफसरों को तब्दील करके नए ऐसे लोग लाते हैं। मैं आपको एक सुनाता हूँ, एक मिसाल एक बुजुर्ग की जो बुढ़ के दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और उनके जख्म पे बहुत सारी मक्खियाँ बैठी हुई थी। मेरे जैसे इंसानी हकूक का कारकुन वहाँ से गुजरा तो उन्होंने देखा कि बाबा जी को ना जख्म पे मक्खियाँ बैठी हैं, वो खा रही हैं, तो उनको तकलीफ हो रही होगी। उसने क्या किया कि उसने सारी मक्खियाँ उड़ा दी। तो बाबा जी ने उसको डांटा, ये आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा जी मैं तो नेकी की है। उसने कहा बेटा आपने नेकी नहीं की, आपने बड़ा बुरा किया, क्योंकि ये जो मक्खियाँ बैठी थी अब खा चुकी थी, अब नहीं आएंगी तो ये मुझे मेरे जख्मों पे ऐसे ही काटेगी तो मुझे तकलीफ होगी। अब आप खुद ही बताएं मुझे तकलीफ होगी या आपने मेरी अच्छा किया? तो देखिए वो जो पहले लोग थे अब नए लोग आ गए। तब्दीली का पेश क़यामत तो यही था कि ऐसी हुकूमत आएगी जो गुड गवर्नेंस की होगी। अब अगर आप किसी अच्छे अफसर को एक टेन्योर देते हैं और उसके साथ उसे टीम देते हैं, आप तो खुद इसमें रहे हैं, तो अपनी टीम तश्कील देता है, उस टीम से वो काम लेता है। अब 4-4 दिन इद्दत पूरी करवाने के लिए अब लोगों को मैं आपको खबर देता हूँ, मसलन जो नए चीफ सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं इनके 4 महीने रह गए और इन्होंने सबसे ज्यादा वक्त बाहर गुजारा है। ये इन्होंने इनकी वो एडमिनिस्ट्रेशन का जो है ना वो एक्सपीरियंस बहुत कम है। और पंजाब सूबे को चलाने के लिए आपको एक टीम चाहिए होती है, एक वर्किंग। मतलब वो पंजाब में रहे ही नहीं पिछले कई सालों से, वो अब क्या करेंगे? उनको लोगों को नहीं जानते, टीम को नहीं जानते। ऐसे ही जो गनी साहब थे, इनाम गनी साहब थे, वो अच्छा चला रहे थे। अब न जाने देखे ना, या तो आप वजूहात बताई जाए, अपनी नाकामियां आप जब ब्यूरोक्रेसी पे डालेंगे तो ब्यूरोक्रेसी वही है। मसलन एक आप खुद इसमें मैं बार बार कहता हूँ, अब एक DC को लाहौर से उठाकर खुशाब में नहीं, मलिक साहब ये मैंडेटरी है कानून में कि किसी अफसर को आप 3 साल के लिए ट्रांसफर करते हैं।
जैसे 3 साल का वक्त क्यों रखा गया? अंग्रेजों के टाइम पर से ये चीज चल रही है और मैंडेटरी है। नंबर 1 के पहले साल वो लोगों से रब्ता करता है, फिमिलेशन होता है, लोग उसके बारे राय कायम कर लेते हैं कि ये बंदा ईमानदार है, एडमिनिस्ट्रेटर है या क्या है। दूसरे साल फिर उनके साथ कंफर्टेबल होकर काम करता है। तीसरे साल इसलिए ट्रांसफर भी किया जाता है 3 साल के बाद कि उसके जहाँ लोगों के साथ इंटरेस्ट नजदीक हो जाते हैं। तो अब 1 साल में तो होता ही कुछ नहीं। आप सही कह रहे हैं कि जैसे पुलिस रूल्स है 2001 वाला, उसमें यही है कि एक टेन्योर पोस्ट है 3 साल की। अब उसको हटाने के लिए बकायदा कमेटी बनी है। अब आपने देखा कि छठा बदला है और अभी हमारे हाई कोर्ट में मेरी अपनी रिट पेंडिंग पड़ी है कि ये उस रूल्स के अगेंस्ट है। अभी तो पुलिस कमीशन वो सुना कुछ लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं, नहीं गए हुए हैं। मलिक अहमद खान साहब जो नून लीग के हैं, मेरी भी है, 3 और लोग भी हैं, रिट पेंडिंग पड़ी है। हमारे जस्टिस कासिम साहब सुनते भी रहे, उन्होंने वो बल्कि गवर्नमेंट को आड़े हाथों भी लिया था कि अब क्या हो रहा है, मैं हटा दूंगा। तो ये मेरा ख्याल है कि ये बदकिस्मती है कि ये बैड गवर्नेंस हम कहते हैं कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती हैं ये अच्छी हुकूमतें नहीं की। अच्छे अफसर से काम लेना चाहिए। देखिए अफसर ने क्या करना है, क्या कहेंगे, आखिरी आपने पॉलिसी बनानी है और ब्यूरोक्रेट से अमल दरामद करना है। पॉलिसी है नहीं तो मैं और आप क्या करेंगे फिर? जी हरमान परेश साहब, क्या देख रहे हैं कि इन 3 सालों में पीटीआई की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह आप मेजर करते हैं? सर, जब पीटीआई ने गवर्नमेंट फॉर्म की तो एक बहुत हवा था कि ये आते ही बहुत कोई ऐसे इकदाम करेंगे जिससे लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, सहल होगी और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, जो है रूल ऑफ लॉ होगा। लेकिन ये निचले लेवल पे कुछ नहीं कर सके। देखें, आईजी टॉप पंजाब का ऑफिसर है, ठीक है, पॉलिसिंग उसने करनी है, वही रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप इनाम गनी साहब को ले आए, मुश्ताक सुगेरा साहब को ले आए या राव सरदार साहब को ले आए, उनके पास जो लॉ मौजूद है, डिसिप्लिन फोर्स है, उन्होंने उसी की पॉलिसिंग और उसकी ही इम्प्लीमेंटेशन करनी है, चाहे आप जिसको मर्जी ले आए। अगर तो कोई बंदा उसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से नहीं कर रहा, जैसे हर बंदा आके कहता है जी कि मेरी ये पॉलिसी है, उसकी कोई पॉलिसी नहीं होती। पॉलिसी उसकी कैसे हो सकती? जैसे सीसीपी उमर शेख साहब उन्होंने कहा जी मेरी ये पॉलिसी है। पॉलिसी तो जो पुलिस लॉ बने हुए रूल्स हैं वो पॉलिसी है, उस पे इम्प्लीमेंटेशन कौन इतनी अच्छी करता है, इससे उनकी परफॉर्मेंस का पता चल सकता है। कोई बंदा ये कहे कि मेरी अपनी पॉलिसी है सूबे को चलाने के लिए, तो वो चीफ मिनिस्टर कह सकता है, ठीक है। वो एग्जेक्टिव और जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें डिफरेंस होता है। वो उनके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसमें रह के इस एम्बिट में उन्होंने काम करना है। अब निचले लेवल पे कोई तब्दीली नहीं है, लोगों को कोई काम करने का तरीका या उनकी जो जिसको आप कहते हैं ना कि आप उनको बैलेंस नहीं है, आप उनको चेक नहीं कर सकते, जबकि ऐसा बहुत मेहरबानी। मैं अभी ऐड कर दूं इकबाल भाई, ये बताएं जिन नैलों की जीडीपीआर जो क्या हमारा इतलात वाला महकमा उसके जैसे पढ़ी हैं, वही लोग मिलते हैं। आप और हमारे जैसे लोग डीजीपीआर जी, आप और हमारे जैसे लोग जो विजिलेंट भी हैं, जो बातचीत भी कर सकते हैं, विजन भी रखते हैं। मतलब आप इतने अरसे से माशाल्लाह प्रोग्राम कर रहे हैं, आप भी सीनियर एंकर हैं, तो मुझे ये बताएं कि जब जो राय रखने वाले लोग हैं उन्हें आप माइनस कर देंगे और जो नैले दैले हैं उन्हें आप पास बिठाएंगे, तो उनका क्या विजन होगा? बहुत शुक्रिया, पैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन कहते हैं जो बदलना है तरीका मैकशी बदलो, वरना सागर और मीना बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा। मर्ग साहब ने कंक्लूड ये किया, जिस तरह अफगानिस्तान से हम होते हुए गवर्नेंस पर आए और आर्मी चीफ की तकरीर पर भी हमने डिस्कशन की, सवाल फिर आखिर में आ गया कि जो मीडिया है ये क्या किरदार अदा कर रहा है, मीडिया को हुक्मरान किस तरह ले रहे हैं। हमने देखा कि जो लोग मीडिया में प्लांटेड हैं, फंडेड हैं, और फिर उन्हीं पर इतराज़ात करते हैं कि ये जी बैरूनी एजेंडे को लेकर आगे चलते हैं, वही इस हुकूमत के भी आंख का तारा है। ये जो छोटे चैनल हैं, ये भले इस मुल्क के साथ कितना भी मुखलस हों, इस हुकूमत को गाइडलाइन भी फराम करें, इनसे लें भी कुछ ना, और वो जो उस तरह के लोग बेनिफिशरीज हैं वो उनको लूट कर भी ले जाएं, थ्रेट भी करें और गालियाँ भी निकालें और मुल्क के खिलाफ बातें करें, फिर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनके साथ बैठेंगे। और फिर एक बड़ी एहतराम से मैं कहता हूँ कि पिछले दिनों आर्मी चीफ भी उनके साथ कई घंटे बैठे रहे। वजह यह है कि जब हम समझते हैं कि ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता, मुल्क में और भी कुछ लोग रहते हैं। आज भी आप देखें कि किस तरह के लोग एसोसिएशन बना के कभी गवर्नर हाउस, कभी वज़ीर आला हाउस, कभी ऐवान सदर, और वही लोग हैं। तो फिर आप इसका रिजल्ट आप देख ही रहे हैं कि नीचे आपके पास कोई आवाज़ नहीं पहुंचेगी, आपके कान बंद रहेंगे। आप उस वक्त होश आएगी
जब ये आपको भी उठाने के लिए आवाज़ देंगे कि उठो, आपका वक्त करीब आ चुका है। तो मैं समझता आवाज़ सुने लोगों की, और हर तरीक़ाकार के तहत जहाँ से भी कोई आवाज़ उठती है, इस मुहिब्बे वतन लोगों की आवाज़ सुनना बड़ा ज़रूरी है। अपना अहले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।